तो स्वागत है मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का, जहां पर आज हम लोग शुरू करेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न पार्ट, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड। और आज इस वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, ध्यान से जरा बने रहिएगा इस वीडियो में। तो प्रिंट एंड द राइज ऑफ विजुअल कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो इन शॉर्ट में समझा दूं तो पेंटिंग्स का क्या कल्चर जो है वो इंडिया में आया। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विजुअल कल्चर जो है वो पूरी तरीके से इमर्ज कर चुका था। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेसेस की वजह से इमेजेस भारी मात्रा में जो है वो छप रही थी, लार्ज नंबर्स में। ठीक है, फेमस पेंटर जैसे राजा रवि वर्मा, इनकी पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही थी मास सर्कुलेशन में। क्यों, वो समझिएगा जरा। क्योंकि ये किताब, मतलब ये जो पेंटिंग्स थी बहुत ही चीप थी, लोग इनको खरीद पाते थे और इनको अपने घरों में लगा पा रहे थे। वुड एनग्रेवर्स मेड वुड ब्लॉक्स वर्क नियर प्रिंटिंग प्रेसेस, यानी कि जो लकड़ी का काम करा करते थे वुड ब्लॉक्स बनाते और प्रिंटिंग प्रेसेस के नजदीक काम करा करते। चीप विजुअल मटेरियल जिनमें प्रिंट्स और कैलेंडर्स बन रहे थे वो आसानी से बाजारों में अवेलेबल थे और इनको गरीब से गरीब भी खरीद पा रहा था। लोग इनको अपने घरों में सजाते थे या वर्क प्लेसेस में लगाते थे। क्या पॉपुलर, मतलब इन पॉपुलर प्रिंट से क्या इंपैक्ट पड़े, समझिएगा। अच्छा, कई सारे आइडियाज जो थे वो इन पॉपुलर प्रिंट से दर्शाने को मिल रहे थे, जैसे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर। इन सब चीजें इन मतलब बुक्स में या इन पेंटिंग्स में जो है वो थी। अगर आप लोग अपनी बुक्स उठा के देखेंगे, मतलब कुछ टेक्निकल एरर की वजह से यहां पर मैं इमेजेस नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सेक्शन अलग बनाऊंगा जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री की मतलब इमेजेस समझाऊंगा। तो आप बुक उठा के देखेंगे तो ना आपको कई सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी। इमेजेस में आपको वेस्टर्न कल्चर किस तरीके से इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बना रहा था, किस तरीके से लोग अपने इंडियन कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे, वो इनकी पेंटिंग्स में जो वो नजर आता है। उस समय के कार्टून्स, कैरिकेचर्स क्या नजर आते थे, ये पिक्चर्स में, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को समझाने में मदद करते। कई सारे कार्टून्स वेस्टर्न क्लोथ्स और लाइफस्टाइल को समझाने में मदद करते। लोग किस तरीके से अपना पूरा कल्चर चेंज करे बैठे थे वो समझाने में मदद करते थे। कई सारे कार्टून जो थे वो नेशनलिस्ट को रिडिक्यूल करते और नेशनलिस्ट कार्टून्स ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करा करते। यानी कि कार्टून्स एक अच्छा जरिया बन चुके थे अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। यानी कि देखो, सारी चीजें टेक्स्ट की फॉर्म में सही नहीं लगती है ना, कई सारी चीजें जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्टून्स, पिक्चर्स, उससे भी मतलब मदद कर रही थी स्प्रेड होने की। तो इंडिया में किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर अपनी जगह बना रहा था वो सब कार्टून्स के जरिए हम लोग दिखा पाते थे। वुमेन्स की क्या कहानी है समझते हैं जरा। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइफ, भाई प्रिंट ने धीरे धीरे वुमेन्स के लिए भी अपनी जगह बनाई। लोगों ने अपनी, मतलब वुमेन्स ने खासकर अपनी लाइफ, फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो अलग अलग तरीके से किताबों में लिखना चालू करा। धीरे धीरे वुमेन्स का इंटरेस्ट रीडिंग में बढ़ने लगा, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में। लेकिन वुमेन का एक्सपीरियंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना राइटिंग में। वुमेन एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, मैं आपको फिर से बता चुका हूं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं जो कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर मेल्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो लिबरल फादर्स थे, जो हस्बैंड थे, यानी कि जो उस समय के ऐसे लोग जो ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने अपने घर में वुमेन्स को एडुकेट किया। ठीक है, उन्होंने स्कूल्स भेजा। लेकिन तब जब वुमेन्स स्कूल्स शुरू हुए, कोएड स्कूल्स नहीं, जब वुमेन्स स्कूल्स शुरू हुए, कई सारी जर्नल्स ये भी बताते हैं कि भाई अब राइटिंग जो है वो वुमेन्स के लिए ऑन थी, वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करा जा रहा था और सिलेबस और रीडिंग मटेरियल घर पे ही अवेलेबल था। मतलब लिबरल तो थे लेकिन एजुकेशन घर पर ही होगी। लेकिन ऐसा क्यों था कि कई सारे लोग अभी भी वुमेन्स के एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे थे। देखिए, कई सारी कंजर्वेटिव फैमिलीज थी जो वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन उनके रीजंस क्या थे समझिएगा। कई सारे कंजर्वेटिव हिंदूज ये मानते थे कि भाई एजुकेटेड गर्ल्स बहुत जल्दी विडो हो जाएंगी, बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगी। हंसी आती है इन सब बातों पे समझने में, जब हम आज के एरा में हम लोग ये बात जानते हैं, समझते हैं कि भाई उस समय कई सारे हिंदू परिवार अपने घर के महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि वो बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगी। अच्छा, मुस्लिम्स को भी इस चीज का डर था कि भाई एजुकेशन वुड करप्ट वुमेन फ्रॉम थ्रू उर्दू रोमांस, सॉरी। तो उर्दू लैंग्वेज या उर्दू रोमांस को पढ़कर मुस्लिम वुमेन्स जो है वो अपने आप को करप्ट माइंड कर लेंगी या फिर उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ये मुस्लिम्स का फियर था। लेकिन ऐसी बिलीव्स की वजह से कई सारी वुमेन्स जो है वो नहीं पढ़ पाई। लेकिन इतिहास गवाह है कि भाई वुमेन्स हमेशा अपने राइट्स के लिए लड़ी हैं और यहां पर भी देखने को मिलेगा कई सारी वुमेन्स ने चोरी छिपे पढ़ना और लिखना जो है वो सीखा। खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग स्टोरी पढ़ें तो एक मुस्लिम गर्ल थी जिन्होंने उर्दू सीक्रेटली जो है वो
पढ़नी चालू करी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली क्या चाहती थी कि वो अरेबिक कुरान पढ़े। अच्छा, अरेबिक कुरान क्यों पढ़ते थे? जैसे भी आपको मैंने ऊपर बताया कि कई सारे मुस्लिम्स को ये फियर था कि भाई उर्दू रोमांसेस पढ़कर शायद इंडियंस मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो करप्ट हो जाएंगी, तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई हम तो अरेबिक कुरान पढ़ाएंगे, लेकिन मुस्लिम घर ने उर्दू पढ़ी। ईस्ट बंगाल में राज सुंदरी देवी नाम की एक महिला थी जिन्होंने अपने घर के किचन में जो है वो पढ़ना लिखना शुरू किया, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो दिन का समय था वो किचन में ही बीतता। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम आमर जीवान जो कि 1876 में उन्होंने छापी इन द बंगाली लैंग्वेज। आमर जीवान का मतलब है माई लाइफ, ठीक है। ये बंगाली लैंग्वेज में तो आमर मतलब माई, जीवान मतलब जीवन, ठीक है। तो उन्होंने ये छापा। कई सारी वुमेन्स ने अपने ही लाइफ के बारे में लिखना चालू कर दिया, मतलब वुमेन्स एक्सपीरियंसेस जो है वो किताबों में आने शुरू हो चुके थे। किस तरीके से डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट यानी घरों में उनको बांध दिया जाता था, एजुकेशन ना मिलना, घर का बहुत ही हार्ड हाउस होल्ड लेबर, और जिन परिवारों के लिए वो काम करती हैं उन्हीं परिवारों के द्वारा उनको अनफेयर ट्रीटमेंट या सम्मान नहीं मिलता था। कैलाश वासनी देवी नाम से एक महिला जो है कि किस तरीके से वुमेन्स जो है वो इनजस्टिस फेस करती हैं उन्होंने लिखा। ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई जैसी कई सारी महिलाओं ने किस तरीके से जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है उनकी क्या मतलब बदतर जीवन है उन्होंने लिखा। कई सारी महिलाओं ने मतलब इन्हीं लोगों ने विधवा महिलाओं के लिए भी लिखना जो है वो शुरू किया। क्या इंपॉर्टेंस रही वुमेन्स के? रीडिंग गिव वुमेन इमोशनल सपोर्ट, यानी कि पढ़ने से वुमेन्स को इमोशनल सपोर्ट मिलता और एक सेंस ऑफ फ्रीडम। उनको पढ़ने से ऐसा महसूस होता कि जैसे हम आज़ाद हैं। कई सारे महिलाओं ने ये तक कहा कि भाई इन किताबों से हमें हैप्पीनेस और किस तरीके से इन किताबों की असलियत हमें पता लगी है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स ने या प्रिंटिंग ने वुमेन्स के लिए अपनी एक इंपॉर्टेंट जगह जो है वो बनाई थी। हिंदी प्रिंट कल्चर जो है वो पहले तो प्रिंट कल्चर जो है वो इंडिया में उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी लैंग्वेजेस में शुरू होता था। हिंदी डेवलपिंग मतलब हिंदी प्रिंटिंग जो है वो बाद में डेवलप हुई। अ लार्ज पार्ट ऑफ द हिंदी प्रिंट यानी कि जो हिंदी प्रिंटिंग थी वो ज़्यादातर वुमेन एजुकेशन पर ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। वुमेन्स के लिए जर्नल्स लिखे जाते और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गए। वुमेन्स की अगर मैं बात करूं इन जर्नल्स में क्या लिखा जाता है, देखो वुमेन्स के कई सारे इश्यूज थे, जैसे वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विधवापन, विडो रीमैरिज, किस तरीके से विधवाओं की दोबारा शादियां होनी चाहिए, और नेशनल मूवमेंट जो कि बेसिकली एंटी ब्रिटिश। तो प्रिंटिंग ने वुमेन्स के लिए अपनी जगह तो बनाई। ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि वुमेन्स उस समय कई सारे अपने इश्यूज से जूझ रही थी और उन इश्यूज को उन्होंने प्रिंट के जरिए क्लैरिफाई जो है वो किया। इन्होंने अपनी हाउस होल्ड एडवाइस, फैशन टिप्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें वुमेन्स अपनी प्रिंट में इंक्लूड करती। पंजाब की अगर हम लोग बात करें खासकर तो राम चड्ढा नाम से बेसिकली यहाँ पर एक पब्लिशर हैं जिन्होंने स्त्री धर्म विचार नाम से एक बुक जो है वो पब्लिश करी, जो कि एक बहुत ही फास्ट सेलिंग बुक थी और इन्होंने वाइफ्स को कैसे ओबीडियंट वाइफ्स होना वो बनाना सिखाया। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने बिल्कुल सेम आइडियाज़ पर सेम चीप बुकलेट जो है वो बनाई। इन बुक्स में डायलॉग्स और क्या एक गुड वुमेन की क्वालिटीज होनी चाहिए वो इन किताबों में मेंशन थी। बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो बटाला नाम से एक जगह थी बेसिकली जहां पर रिलीजियस टेक्स्ट अवेलेबल थे और ऑब्सीन एंड स्कैंडलस लिटरेचर यानी कि ऐसा लिटरेचर जो कंट्रोवर्शियल था वो सब लिखा जाता। कई सारी बटाला की बुक्स में हेवीली इलस्ट्रेटेड होती थी यानी कि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ होता था और कलर्ड लिथोग्राफ्स यूज़ किए जाते थे। बटाला पब्लिकेशन घर घर जो है वो पहुंच पाती थी। कैसे? मतलब एक तो बहुत ज़्यादा सस्ती हुआ करती और पेडलर्स के द्वारा इनको घर घर बेचा जाता था। वुमेन जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपना पूरा समय जो है वो किताबों को दे पाई। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, प्रिंट ने गरीबों के लिए अपनी जगह कैसे बनाई समझिए। 19वीं सेंचुरी में बहुत ही सस्ती और छोटी किताबें जो है वो अवेलेबल थी। इनको मार्केट में बेचा जाता, चौराहों पर बेचा जाता। लोग जो है वो जब ट्रैवल करते तो उनको आसानी से खरीदते और उनको पढ़ते। पब्लिक लाइब्रेरीज शुरू हो चुकी थी 20वीं सेंचुरी। मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यूरोप से शुरू हुआ और यही यूरोप का कल्चर जो है वो इंडिया में भी आ गया। और इंडिया में भी क्यों आ गया? क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए भाई। धीरे धीरे एक्सेस जो है वो बढ़ने लगा। लाइब्रेरी सिटीज और टाउन्स में जो है वो और कुछ अच्छे गाँव में जो है वो सेटअप हो गई। लोगों मतलब अमीर लोगों के लिए लाइब्रेरी सेटअप करना एक बड़ा सोशल प्रेस्टीज यानी कि एक बहुत ही भले का काम हुआ करता था। जैसे आज के समय में लोग मंदिर मस्जिद बनवाते हैं तो अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे उस समय लोग लाइब्रेरी को मानते थे। प्रिंट एंड कास्ट इश्यूज, ऑब्वियस ही बात है, देखो कास्ट इश्यूज तो आने ही थे, बल्कि अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि कास्ट इश्यूज इसमें क्यों नहीं आए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना उस समय की प्रिंटिंग में। ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने गुलामगिरी लिखी
जहां पर इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया। 20वीं सेंचुरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए, जब भी हम लोग लोअर कास्ट की बात करते हैं या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हमें 2-3 नाम भूलने ही नहीं चाहिए, जैसे ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको प्यार से पेरियार भी बुलाया जाता था। इन्होंने हमेशा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा, किस तरीके से इनकी मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में होती है, उन सब के बारे में लिखा। लोकल मूवमेंट्स ने भी अपनी जगह प्रिंटिंग में जो है वो उस समय बना ली। देखिए, प्रिंटिंग का इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है, चाहे फिर वो इंडिया के सोशल इश्यूज सही, चाहे फिर वो पॉलिटिकल इश्यूज सही, दोनों में ही जगह प्रिंटिंग ने बना ली। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे या पॉलिटिकल इश्यूज बहुत, दोनों ही इक्वल थे और प्रिंटिंग ने दोनों के लिए ही अपनी जगह बनाई है। वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें तो वर्कर्स ओवरवर्क थे, उनके पास बहुत कम एजुकेशन थी, लिखना नहीं जानते थे, लिखा नहीं करते थे। काशी बाबा नाम के कानपुर के मिल वर्कर हैं, जिन्होंने क्या लिखा, छोटे और बड़े का सवाल लिखा 1938 में, जहां पर उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा, किस तरीके से जाति का भेदभाव होता है, और लोअर और अपर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन भी था। एक और कानपुर के मिल वर्कर थे जिन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी, जिनको उन्होंने एक कॉमन नेम के नीचे बेचा, जिसका नाम था सुदर्शन चक्र, और उनकी सारी कविताएं एक मेन किताब में छापी गई जिसका नाम था सच्ची कविताएं। वर्कर्स के लिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था, मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि इन्होंने अपनी खुद की लाइब्रेरी सेटअप कर ली। बॉम्बे के मिल वर्कर्स के जैसे लिटरेसी प्रमोट करना चाहते थे और अल्कोहल एडिक्शन को रिड्यूस करना चाहते थे, है ना। हम लोग जानते ही हैं कि भाई किस तरीके से मतलब इंडिया जो है वो कई सारे सोशल इश्यूज से बीता है, चाहे फिर वो अल्कोहल एडिक्शन हो, फिर चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सब। लास्ट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर का है वो है कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द प्रेस। अभी तक ब्रिटिशर्स ने क्यों नहीं कंट्रोल किया है इसको, समझिएगा। देखिए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उनका ऐसा कोई रोल प्ले नहीं था कि मतलब उनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि भाई वो इंडिया में प्रिंटिंग को कंट्रोल करे। लेकिन आपको याद होगा जेम्स ऑगस्टस की वो स्टोरी, जहां पर एक ब्रिटिशर ने ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखना चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है भाई, इनको लगा कि तो द कंपनी फियर्ड दैट सच क्रिटिसिज्म वुड बी यूज्ड इन इंग्लैंड। तो उनको लगा कि भाई ऐसा क्रिटिसिज्म अगर हमारे लोग करेंगे तो भाई इससे हमारा ट्रेड और इससे हमारी गुडविल पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, 1820 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, यानी कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी। धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंटिंग को हम लोग अलाउ करेंगे जो ब्रिटिश रूल को प्रेज करती है, बाकी और किसी तरीके की प्रिंटिंग अलाउ नहीं होगी। लेकिन इस लॉ को, मतलब देखो, इसको पास करने वाले कौन, ब्रिटिशर्स, इसको अपोज करने वाले कौन, ब्रिटिशर्स। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और थॉमस मैक्यूले नाम से बेसिकली लीडर्स थे, जिन्होंने अपने ही कंपनी के इस लॉ को चेंज करने की बात रखी। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, उन्होंने कहा ये चीज बिल्कुल गलत है भाई, आप इससे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो छीन रहे हैं। चलो ये एक अलग चीज रही, तो और ये मतलब लॉज जो है वो चेंज कर दिए गए, फ्रीडम अलाउ कर दी गई। 1857 इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अब इसके बाद भाई इंडिया में मतलब एंटी ब्रिटिश प्रिंटिंग जो है वो शुरू हो गई। लोगों ने भारी मात्रा में ब्रिटिशर्स के बारे में गलत लिखना चालू कर दिया, मतलब उनको आपको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। अब ब्रिटिशर ने कहा कि भाई ये तो फिर गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित किया, जो कि आयरिश प्रेस लॉस पर बेस्ड था। इससे सरकार को एनॉर्मस पावर मिली। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अखबारों में, न्यूज़पेपर में जो भी छपा जाएगा पहले वो एडिट किया जाएगा, तब जाके उसको प्रिंट किया जाएगा। इसका मतलब बात तो वही होगी भाई कि भाई ब्रिटिशर्स की तो क्रिटिसिज्म होगी ही नहीं, और अगर कहा कि अगर किसी ने ये लॉस को इग्नोर किया तो उसकी मशीन को पहले सीज किया जाएगा और उन मशीन्स को फिर कॉन्फिस्टिकेट कर दिया जाएगा, यानी कि उन मशीन्स को बंद कर दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि 1878 के बाद, देखो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, 1878 में ये लॉज पास हुए, द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन मैं मानता हूं कि भाई इस लॉ के बाद कहीं ना कहीं इंडिया में प्रिंटिंग जो है वो रिड्यूस हुई हो। लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, बल्कि इस कानून के बाद प्रिंटिंग को और कम होना चाहिए था, बल्कि और भारी मात्रा में प्रिंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी, जहां पर पब्लिक प्रोटेस्ट, मिलिटेंट रेजिस्टेंस, बाकायदा बाल गंगाधर तिलक ने जब इन सब के बारे में केसरी में लिखा, उनको भी अरेस्ट करा जा चुका था 1908 में, और इस अरेस्ट से उनकी मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया में वाइड स्प्रेड मूवमेंट जो है वो हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं कि प्रिंट की पावर क्या है, प्रिंट ने किस तरीके से सोसाइटीज को शेप किया, आइडियाज को शेप किया, कई सारे इश्यूज पर उन्होंने बात रखी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, बिल्कुल लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये वीडियो अपने उस दोस्त को जो लगता है कि उसको पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।